हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक जो कि विलयन है। तो विलयन का लेक्चर 1 समाप्त हो चुका था, तो वो वहाँ पे मोलरता से ख़त्म हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि मोलरता क्या होता है। तो मोलरता और मोलरता बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। पिछले वीडियो में मोलरता को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम देखेंगे कि मोलरता क्या होता है। तो लेक्चर 2 के वीडियो में बहुत ही इजी और बहुत से टॉपिक हैं हेडिंग के साथ, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज हम देखेंगे कि मोलरता क्या होता है। तो देखते हैं, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि करते हैं। देखिए, इसमें विलायक का जो गुण है वो 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। इसमें जो मोलों की संख्या होगी वो 1 kg में उपस्थित विलेय में मोलों की संख्या होती है, जो कि विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, तो मोलरता हम इसे ही कहते हैं। आइए इसका फॉर्मूला देख लिया जाए। तो देखिए, स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटा के विलायक का भार जो कि ग्राम में है गुणे 1000। m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू ग्राम इंटू 1000। ये इसका मेन फॉर्मूला है। या फिर आप कर सकते हैं m इज इक्वल टू ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे के अणु भार। ये भी आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोलरता जो कि है वो 1 kg उपस्थित मोलों की संख्या में उपस्थित होता है, जिसे हम मोलरता कहते हैं। आप इस लाइन को ना भूलिएगा कि ये 1 kg में उपस्थित होते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और जो कि मोलरता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये बहुत इसमें के सवाल पूछे जाते हैं। हमारा अगला हेडिंग है नॉर्मलता। नॉर्मलता बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मलता और फॉर्मलता में संबंध भी पूछे जाते हैं। तो हम आगे देखते जाएंगे कि हमें क्या क्या इस वीडियो में पढ़ना और जानना है। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो कि इसमें 1 लीटर विलयन है, उसमें kg था या फिर 1000 लीटर मतलब ग्राम था, लेकिन इसमें 1 लीटर है, जो कि विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसमें तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप नॉर्मलता में याद रखें कि इसमें तुल्यांकों की संख्या पूछी जाती है, उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा? तो देखते हैं। नॉर्मलता विलेय के ग्राम यानी कि तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या फिर हम कर सकते हैं नॉर्मलता इज इक्वल टू ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे के तुल्यांकी भार। ये इसका जो टॉपिक है नॉर्मलता का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यही इसका मेन सूत्र है कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। इसे ही हम इसको ही हम सूत्र के तौर पे लिख सकते हैं और नॉर्मलता को हम n से डिनोट करेंगे, इसे आप न भूलें। इसके कुछ 2 फॉर्मूला हैं। एक नॉर्मलता को आप डिनोट कर सकते हैं लीटर में और एक ml में। तो देखिए, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई इंटू वी। लीटर में ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हम ले लेंगे n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई इंटू वी ml में। तो इसमें हम ml में करेंगे तो इंटू में 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 फॉर्मूला आपको मैंने सजेस्ट किया है नॉर्मलता पे। अगला हेडिंग है हमारा नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे गए सवाल है कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। आइए इसे भी देख लेते हैं। तो नॉर्मलता हो जाएगा यहाँ पे बटे में मोलरता। मोलरता में हमारा अणु भार होता है और नॉर्मलता में तुल्यांकी भार, जो कि एक दूसरे के सामने रहेंगे, इज इक्वल टू n।
तो देखिए नॉर्मलता जो कि है तुल्यांकी भार से रिलेटेड है और मोलरता अणु भार से, तो यही इन दोनों में संबंध है। अम्ल की क्षारीयता या क्षार की अम्लीयता, जो इसका अम्ल होगा वो क्षार में होगा या फिर क्षार जो होगा वो अम्लीयता में बदल जाता है। अब हम देखेंगे फॉर्मलता। फॉर्मलता किसे कहते हैं डिफिनीशन के तौर पे, और इसका सूत्र जो है वो भी मैंने लाया है। इन सारे के जो मोलरता हुआ, मोललता हुआ, नॉर्मलता हुआ, फॉर्मलता हुआ, ये सब का आपको न्यूमेरिकल दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे कि फॉर्मलता क्या है। फॉर्मलता का फॉर्मूला है किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहा जाता है। इसका जो 1 लीटर में घुला विलयन है वो ग्राम सूत्र भारों की संख्या पर विलयन की फॉर्मलता हम कहेंगे। ये सूत्र के भारों की संख्या पर निर्भर रहता है और इसे ही हम फॉर्मलता कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलेय का आयतन, जो कि लीटर में है। तो विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या हो जाएगी और बटे में विलेय का आयतन। मेन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं फॉर्मलता इज इक्वल टू ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे के विलेय का ग्राम का सूत्र भार। इस पे आप सवाल लगा सकते हैं। अगला हेडिंग है मोल प्रभाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और उसमें कई सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो मोल प्रभाज क्या होता है देखते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जो किसी विलयन के में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में उपस्थित जो विलेय और विलायक हैं उनके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू विलेय के मोल बटे के कुल मोल, यानी कि x इज इक्वल टू n/n+n। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि विलेय का मोल प्रभाज का जो सूत्र है वो विलेय के मोल बटे के कुल मोल, यानी कि n/n+n। अब विलेय का तो मोल प्रभाज हो गया, अब हो जाएगा आपका विलायक का मोल प्रभाज। ये दोनों का सेम कैटेगरी है। देखिए इसको भी देखते हैं कि विलायक के मोल प्रभाज का जो सूत्र है वो विलायक के मोल बटा कुल मोल, यानी कि उसमें विलेयक का था और उसमें विलायक का था, बाकी सब सेम है। तो x इज इक्वल टू कैपिटल N/n+N। तो मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटे अणु भार। ग्राम में मात्रा बटे अणु भार ये मोल का सूत्र हो जाएगा और ये मोल प्रभाज का दोनों सूत्र था। ये विलेय में हो जाएगा और ये विलायक में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन के साथ इसका फॉर्मूला भी। हमारा अगला हेडिंग है झिल्लियाँ। तो झिल्लियाँ क्या होती हैं इस विलयन के चैप्टर में हम समझेंगे। तो देखिए झिल्लियाँ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए किसी भी द्रव्य की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। किसी भी द्रव्य अवस्था या द्रव्य में बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं, यानी कि कोई भी द्रव्य अवस्था है उसमें जो पतली परत होगी उसे ही हम झिल्ली कहेंगे। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होगा आपका पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली क्या होता है देखते हैं। वे झिल्लियाँ जिनमें से विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं पारगम्य झिल्ली कहलाते हैं। देखिए जो झिल्ली का कण है वो सभी कण एक दूसरे से दूसरी ओर निकल जाएंगे, यानी कि झिल्ली से रिलेटेड कोई भी पदार्थ अटैच में जाएगा तो वो झिल्ली से हटकर दूसरी ओर निकल जाएंगे और निकलने की क्रिया को ही हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला हेडिंग है इसका अपारगम्य झिल्ली। इसके 3 हेडिंग थे, मतलब 3 प्रकार झिल्ली के, एक पारगम्य झिल्ली, एक अपारगम्य झिल्ली और तीसरा हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अपारगम्य झिल्ली जो है उसका डिफिनीशन देखिए
कि वे झिल्लियाँ जिनमें से किसी भी विलयन के किसी भी प्रकार के कण एक दूसरे ओर नहीं निकल पाते, यानी कि अपारगम्य झिल्ली में कोई परत है, उसके आगे झिल्ली से पदार्थों के कण आसपास नहीं निकल पाते, यानी कि दूसरी ओर या फिर सामने की ओर नहीं निकल पाते, उसे ही हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि चाय पत्ती, अगर चाय पत्ती हम छानते हैं तो वो एक परत से दूसरे परत की ओर नहीं जाता, उसे ही हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? तो देखिए, वे झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु निकलते हैं, यानी कि कोई झिल्ली है जिसमें से सिर्फ विलायक का अणु ही निकलेगा, उसे ही हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली में जो कि है विलायक का गुण निकलेगा लेकिन विलेय का नहीं निकलेगा, यानी कि इसमें अर्ध बोला है तो आधा कार्य करता है और आधा कार्य नहीं करता है, और इसे ही हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, अंडे की झिल्ली, चर्म पत्र या फिर कॉपर फेरोसाइनाइट की झिल्ली आदि, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। आप इसे भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल के आधार पर। अगला हेडिंग है हमारा कॉपर फेरोसाइनाइट झिल्ली का बनना। कॉपर फेरोसाइनाइट झिल्ली कैसे बनती है, इसकी क्रिया फिगर के साथ मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी। तो कॉपर फेरोसाइनाइट झिल्ली का बनना कैसे होता है, फिगर के तौर पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, कोई इसमें कॉपर फेरोसाइनाइट है जो कि इसके साइड में जो कि है यहाँ पे विलयन हो जाएगा। इसका जो तार है वो कॉपर एनोड से जुड़ा है, जो कि एनोड को हम प्लस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर प्लेटियम की तार जुड़ी है जो कि कैथोड है पीटी से। अब देखिए, ये जो इसका लाइन है, यानी कि ये परत जो है वो पीटी यानी कि मात्र है, पीटी मात्र, और इसका जो ये अंदर का डॉटेड है वो सारंध्र पात्र है, और इसका जो अंदर द्रव्य फैला हुआ है वो CuSO4 का विलयन है। इस प्रकार से ये इसका फिगर है। यहाँ पे आपका कॉपर एनोड हो गया, यहाँ पे कैथोड हो गया, यहाँ पे पीटी मात्र हो गया, यहाँ पे सांद्र मात्र हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया CuSO4 का विलयन, और इसका सूत्र हो जाएगा K4Fe ब्रैकेट में Cn ब्रैकेट क्लोज 6, ये हो गया आपका विलयन। तो इस फिगर को हम डिफिनीशन के साथ समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका डिफिनीशन कैसे होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस फिगर को आप नोट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आशुत जल से लेकर सरंध्र पात्र को साफ करते हैं, यानी कि इसका जो क्रियाकलाप है, सबसे पहले आशुत जल को लेता है जो कि सरंध्र पात्र को साफ करता है, यानी कि इसका जो सरंध्र पात्र है उसे साफ करेगा आशुत जल। अब इसमें CuSO4 का विलयन भरकर Cu का एनोड लगाकर, मतलब कि इसमें अब हम कॉपर सल्फेट का विलयन भरेंगे और कॉपर का एनोड लगाकर, यानी कि मैंने आपको दिखाया था कॉपर का एनोड कैसे लगा था तार के हिसाब से। कॉपर एनोड लगाने के बाद पोटेशियम फेरोसाइनाइट के विलयन रख देते हैं, यानी कि कॉपर एनोड लगने के बाद हम उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइट का विलयन रख देंगे। अब सरंध्र पात्र के चारों ओर, यानी कि सरंध्र पात्र जो है उसके चारों ओर, यानी कि बाउंड्री पे प्लेटिनम की जाति लगी रहती है, यानी कि प्लेटिनम का जो तार है जो कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था वो लगी रहती है, जो कैथोड का कार्य करती है। मैंने पीटी और कैथोड लिखा था तो वो प्लेटिनम हो जाती है और वो कैथोड का कार्य वहाँ पर करना शुरू करेगी। अब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सरंध्र पात्र से भरे विलयन से, यानी कि अब इस क्रिया के बाद हम इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और करने के बाद सरंध्र पात्र से भरे विलयन, यानी कि जो सरंध्र पात्र साफ हुआ है आशुत जल से, उसमें जो भरा विलयन है वो कॉपर आयन बाहर की ओर, जबकि फेरोसाइनाइट, यानी कि उसका जो विलयन में कॉपर आयन था वो बाहर की ओर होगा, जबकि फेरोसाइनाइड FeCN6 के पावर -4 आयन जो होगा वो पात्र की दीवार पर छिद्रों पर मिलते हैं। ये जो
एलिमेंट हैं यानी कि तत्व हैं वो आयन के पात्र के दीवारों के छिद्र पर आपको मिलेंगे, जिसमें Cu2FeCN6 का अवक्षेप बनता है, यानी कि इसका अवक्षेप बनेगा। इसे हम जल से निकालकर धोकर सुखाने पर एक समान परत वाली अर्धपारगम्य झिल्ली प्राप्त होती है। अगर हम उस परत में से उसे निकाल दें और धोकर सुखा दें तो उसके सामने समान परत वाली अर्धपारगम्य झिल्ली प्राप्त होती है। तो इसी को हम सूत्र के हिसाब से, फिगर के हिसाब से क्लियर करेंगे। अब इसका जो रिएक्शन होगा वो आप देख लीजिए कि 2CuSO4 प्लस K4FeCN6 इज इक्वल टू, इसको हम चेंज करेंगे तो Cu2FeCN6 प्लस 2K2SO4, ये आपका पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। अगला इसका एक और रिएक्शन हो जाएगा 2Cu प्लस फिर प्लस FeCN6 के पावर -4, यानी कि ये आयन हो जाएंगे, इज इक्वल टू, इसका हम अगर बनाएंगे तो Cu2FeCN6, ये जो पावर है वो 2 से कट जाएगा तो बचा 2, तो वो हो गया आपका Cu2। तो ये रिएक्शन जो हो गया आपका वो कॉपर सल्फेट का मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में डिफिनीशन के साथ और फिगर के साथ समझा दिया, और यहाँ पे रिएक्शन जो है आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो ये जो सूत्र हो जाएगा आपका वो है कॉपर फेरोसाइट का। तो इस प्रकार से ये लेक्चर 2 का वीडियो भी समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे आप टॉपिक्स को नोट करते जाइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है ये। तो चैप्टर 2 विलियन का जो दूसरा पार्ट था वो इस प्रकार से समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे लेक्चर 3 के वीडियो में और सारे कुछ और इजी टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।